Good evening, people. This is Hemant Kumar, teacher of anthropology and political expert. पिछले हमने क्लास में ओरांग जनजाति की इंट्रोडक्शन और बाकी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। उसके पहले भी हमने इंग्लिश में ओरांग जनजाति के बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम जो सोशल लाइफ है, ओरांग जनजाति ऑफ सोशल लाइफ, उसकी अब हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर पहले पीछे का वीडियो देखिए, उसके बाद ये सब चीज़ें समझ में आएगी। तो आइए अब हम सोशल लाइफ के बारे में ओरांग जनजाति की चर्चा करेंगे। तो जो झारखंड के ओरांग जनजाति है, जो कि बिहार के कई क्षेत्रों में है, उनमें झारखंड के ओरांग कई बहुविवाह या बहिर्विवाह कुल देवता कबीले के हैं, बहिर्विवाही कुल कबीले के हैं, और समुदाय के नाम और उनके कुल का इस्तेमाल ओरांग जनजाति करते आ रही है। उनका जो ओरांग जनजाति का जो उपनाम है, उनके उपनामों के रूप में वो लोग विवाह करते हैं। जैसे जिस जाति में हम लोग का होता है, जैसे हर एक जाति में अलग अलग अपना धर्म होता है और धर्म में भी जाति होती है, और जो जाति है, जाति में भी 7 कुरियां होती है। जैसे अगर हम दलित लें तो दलित में भी अगर एक चमार कास्ट का देखें, चाहे जाटव समाज का देखें, उनमें भी 7 तरह का डिवीजन होता है। तो उसी तरह इनमें भी है, और इनका जो उपनाम से है उनका ये लोग शादी करते हैं। उनमें से अधिकांश जो शादियां होती थी पहले, वो 20 वर्ष के पहले ही हो जाती थी, परंतु अभी गवर्नमेंट के स्कीम और गवर्नमेंट के तरह तरह के प्रचार की वजह से इनकी भी अब शादियां 21 वर्ष के बाद ही हो रही, परंतु पहले इनकी शादियां 20 वर्ष से पहले हो जाती थी। और जैसे हमने पहले भी कहा था कि हर एक जाति में पहले होता था, हर एक धर्म में होता था कि जो शादियां होती थी वो बचपन में ही हो जाती थी, 5-6 साल की उम्र में ही हो जाती थी। उसी तरह कुछ वर्ष पहले तक ये लोग बाल विवाह करते थे, और बाल विवाह अभी भाई झारखंड से लेकर बाकी राज्यों में भी होती आ रही है। तो कुछ वर्ष पहले वे लोग बाल विवाह करते थे। जीवन साथी आमतौर पर बातचीत या आपसी सहमति से प्राप्त किए जाते थे। अगर परिवार का बात विचार मिल रहा है, पारिवारिक अपना सामाजिक सब मिल रहा है, उस वजह से ये लोग आपसी में बात विचार करके ही शादी कर लेते थे। यद्यपि बहु विवाह की अनुमति एक विवाह समान प्रथा है। बहु विवाह ओरांग जनजाति की जो बहु विवाह है, माने कई विवाह कर सकते हैं, तो उसमें इन लोग की एक प्रथा है, और ये उन सब की आपसी अनुमति के तौर पर ही होते थे। विवाहित महिलाएं जो है, ओरांग जनजाति की जो विवाहित महिलाएं हैं, वो कभी कभी अपने बाल के बिछौने में सिंदूर लगाती हैं। कभी कभी जो ओरांग, जैसे हमारे यहाँ महिलाएं क्या करती है, बीच में मांग फाड़ लेगी, सिंदूर टिकली नाक में के कान में के ये सब पहनेगी। उसी तरह से ओरांग की जो जनजातियां है, वो ओकेजनली वो लोग माथे में बीच मांग फाड़ के सिंदूर भी लगाती हैं। तो ये चीज हमारे कल्चर में थोड़ा थोड़ा और डेवलपमेंट होते गया। अब देखिए, जो दुल्हन की कीमत है, जो ब्राइड प्राइज है, वो टोकन, नगद और कुछ वस्त्र शामिल होते हैं। जैसे कि हमारे समाज में भी सभी के है कि दहेज प्रथा बंद है, दहेज प्रथा गलत है, परंतु ये एक रियली है, ये कल्चर के हिसाब से चला आ रहा है, जो छूटेगा नहीं कभी। तो उस तरह से है कि ये लोग ब्राइड प्राइज देते हैं, जिसमें ये लोग कुछ गहने वगैरह हो गए, कपड़े लत्ते हो गए, और कुछ टोकन मनी हो गया। पहले के जमाने में तो पैसे रुपये होता नहीं था, तो गाय भैंस दहेज में ऐसे लोग दे देते थे, और उस समय के हिसाब से अपना चीजें देते थे। वे पितृवंशीय लोग हैं। पैतृक संपत्ति मृतक के बेटों का विरासत से मिलता है।
जैसे हमारे बीच में भी है कि बेटा ही जो है उसको संपत्ति का अधिकार होगा, जो बड़ा बेटा है वही घर का मालिक होगा। उसी तरह औरांग जनजाति में भी है कि उनका कल्चर ही चला आ रहा है कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो बड़ा बेटा है, चाहे घर का जो बेटा है, उसको ही संपत्ति का अधिकार होगा। सबसे बड़े को बड़ा हिस्सा मिलता है क्योंकि वह अपने पिता के बाद परिवार का मुखिया होता है। जो ओरांग जनजाति है उसका जो परिवार है, अगर पिता मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए उसको घर का मुखिया बना दिया जाता है। आज हमने ओरांग जनजाति की सोशल लाइफ की चर्चा कर ली। अब अगले पार्ट में हम ओरांग जनजाति की इकोनॉमिक लाइफ के बारे में चर्चा करें। तो आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।